हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th एसएससी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है राइज ऑफ एम्पायर्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एम्पायर, की साम्राज्य क्या है। तो लिखा है साम्राज्य है कलेक्शन है छोटे छोटे राज्यों का और छोटे छोटे क्षेत्रों का जिनके ऊपर एक रूलर या फिर ग्रुप ऑफ रूलर जो है अपनी पावर एग्जर्ट करते हैं। और अक्सर ये जो रूलर्स होते हैं ये छोटे जो राज्य होते हैं उनके साथ वॉर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है जो छोटी टेरिटरीज होती हैं यानी कि जो छोटे क्षेत्र होते हैं उनके भी अपने रूलर्स होते हैं, लेकिन वो जब रूलर्स क्या होते हैं वो ट्रिब्यूटरीज बन जाते हैं एम्परर की, यानी कि एक बड़े राजा बड़ा सम्राट की ट्रिब्यूटरीज बन जाते हैं छोटे छोटे टेरिटरीज। अब जो एम्परर होता है वो रूल इन टेरिटरीज पे करता है अपनी कैपिटल से। यूजली जो कैपिटल होती है वो सेंटर किसका होता है, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का सेंटर होती है क्या, कैपिटल। अब एक बड़ा सम्राट बड़ा महाराज जो होता है वो तो अपनी जो इतने बड़े एम्पायर को एक जगह से रूल करता है। कहाँ से रूल करता है, अपनी कैपिटल से रूल करता है। और जो छोटे छोटे टेरिटरी जिसको उसने हरा के अपने एम्पायर में शामिल कर लिया था वो उसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं और वो ट्रिब्यूट पे करती हैं राजा को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड एम्पायर्स राइज एंड शेप इंडियन सिविलाइजेशन, की एम्पायर्स कैसे, उनका उदय कैसे हुआ और भारत की जो सिविलाइजेशन है उसको एम्पायर्स ने किस तरीके से एक आकार दिया या कह लीजिए दिशा दी। ठीक है, तो जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था तो इसमें हमने यही पढ़ा था कि एम्पायर्स जो है वो कैसे बनते हैं। छोटे छोटे राज्यों जो आपस में लड़ते हैं, एक राज्य दूसरे को हराता है, फिर वो किंगडम बनता है। फिर किंगडम जो होते हैं वो छोटी छोटी टेरिटरीज पे कब्जा करते हैं। ठीक है, फिर दूसरे किंगडम्स पे अटैक करते हैं, उनको हराते हैं, तो उनकी टेरिटरीज को अपनी टेरिटरीज में इनकॉर्पोरेट करते हैं। इस तरीके से एम्पायर जो है एक्सपैंड बनता है। ठीक है, इस तरीके से अंपायर बनता है। और अंपायर अब उसके बाद राइज कैसे करता है अंपायर। ठीक है, तो कुछ उसके लिए अंपायर जो राइज करता है तो सबसे पहले बात है कि उसके पास स्ट्रांग आर्मी होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और बहुत सारे भरपूर रिसोर्सेज होना चाहिए और उसका जो ट्रेड है वो फ्लरिशिंग होना चाहिए। यही जो चार यहाँ पर फैक्टर्स हैं ये अंपायर के राइज में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो अंपायर्स थे उसने इंडिया की सिविलाइजेशन को किस तरीके से शेप किया। तो एम्पायर्स ने इंडिया की सिविलाइजेशन को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली शेप किया। ठीक है, अब एम्पायर्स ने क्या किया, ट्रेड को प्रमोट किया, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट किया, आर्ट को एनकरेज किया एम्पायर्स ने, आर्किटेक्चर को, लर्निंग और रिलीजन को प्रमोट किया एम्पायर्स ने। ठीक है, और फिर आखिर में इन सब के बाद क्या हुआ, इन्होंने पॉलिटिकल यूनिटी लेकर आए इंडिया में और इंडिया की कल्चरल डेवलपमेंट पे अंपायर्स ने जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने जो किंगडम्स थे उनकी ट्रांजिशन हुई अंपायर्स में, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने किंगडम्स को एम्पायर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक करके सबको देखते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स थे। तो सबसे पहला फैक्टर था फर्टाइल लैंड। अगर लैंड फर्टाइल है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर वहाँ पर सरप्लस होगा। ठीक है, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में अगर किसी एम्पायर के पास हैं, ठीक है, जैसे जंगल है उसके पास, आयरन ओर है, मिनरल्स हैं और बहुत सारे हाथी हैं, बहुत सारे घोड़े हैं। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें किसी किंगडम के पास हैं तो वो एम्पायर बनने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और अगर एग्रीकल्चर सरप्लस है तो फार्मिंग अच्छी होगी। ठीक है, और अगर उसके पास आयरन ओर है तो वो आयरन के प्लोस बनाएगा जिससे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से की जा सकती है। आयरन प्लो टूटता नहीं है, ठीक है, हार्ड रहता है। उसके बाद अगर आयरन ओर है तो आयरन के टूल्स बनेंगे, वेपन्स बनेंगे, जिससे क्या होगा, टूल्स बनेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और वेपन्स बनेंगे तो मिलिट्री को स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है रिवर्स पे, रिवर रूट्स पे और ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल करना। अगर कोई किंगडम ये करता था तो वो नेचुरली वो बड़ा साम्राज्य बनता था क्योंकि उसके पास टैक्स भरपूर मात्रा में कलेक्ट होता था। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड गिल्ड्स, ट्रेड का ग्रोथ होना और गिल्ड्स का बना। गिल्ड्स हमने क्या देखा था कि जो भी मर्चेंट्स होते थे वो क्या करते थे, गिल्ड्स बना लेते थे आपस में। ठीक है, और ये गिल्ड्स क्या करते थे, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते थे रिलेटेड टू द मार्केट्स। ठीक है, और अगर गिल्ड्स बने हैं तो ये गिल्ड्स क्या करेंगे, जो वहाँ का राजा होगा उसको रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे, उसको टैक्स देंगे। ठीक है,
उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी क्यों चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे किंगडम्स को भाई कॉन्कर करना है और उनकी टेरिटरीज को कंट्रोल करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, जो किंगडम्स थे, जो राज्य थे, वो साम्राज्य में बदले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है, व्हाट वाज द लाइफ लाइक फ्रॉम 6th to 2nd सेंचुरी BCE, कि 6th सेंचुरी और 2nd सेंचुरी BCE में लाइफ कैसी थी। अब ये देखो, ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, 6th के बाद 5th, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd के बाद आएगा 1st सेंचुरी BCE। ये उल्टा क्यों चल रहा है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो हमारी टाइमलाइन होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, बीच में होता है यहाँ पर 0, और 0 के इस तरह लेफ्ट साइड में जो होता है वो चलता है BCE चलता है यहाँ पर। ठीक है, BCE चलता है। ये कैसे चलता है, ये 1st सेंचुरी BCE, 2nd सेंचुरी BCE, 3rd सेंचुरी BCE, 4th सेंचुरी BCE, और 0 के राइट साइड में चलता है हमारा, जिसे हम कहते हैं BE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ये चलता है 1st सेंचुरी BE, 2nd सेंचुरी BE, 3rd सेंचुरी BE। तो ये फर्स्ट के बाद सेकंड आता है, सेकंड के बाद थर्ड आता है, अगर राइट साइड में हम जा रहे हैं। तो हमारे जो पुराने किंगडम्स थे, तो उनकी शुरुआत हमने जो हिस्ट्री पढ़ना शुरू की है वो हमने पढ़ना शुरू की है अराउंड 6th सेंचुरी BCE से। ठीक है, जो हमारी महाजनपद और जनपद का टाइम था वो था 6th सेंचुरी BCE। सपोज यहाँ पर है 6th सेंचुरी BCE, उसके बाद यहाँ पर आएगा 5th सेंचुरी BCE, फिर यहाँ पर आएगा 4th सेंचुरी BCE। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइमलाइन उल्टी चलती है। तो 6 से लेकर कह रहा है, सपोज अगर यहाँ पर हमारा 3rd है, यहाँ पर 2nd सेंचुरी BCE, तो पूछ रहा है ये जो टाइम था यहाँ पर, इस दौरान लाइफ कैसी थी लोगों की। तो इस टाइम पर हमने पढ़ा था कि हमारे कौन कौन से उस टाइम पे किंगडम से महाजनपद हुआ करती थी। ठीक है, फिर जनपद से एक बड़ी महाजनपद एरोज ही मगध के बाद नंदा बहुत सारी डायनेस्टीज आई, उसमें हमने एक नंदा डायनेस्टी पढ़ी, फिर उस नंदा डायनेस्टी को हराकर मौर्यन एम्पायर बना। तो ये सारे जो एम्पायर्स थे वो इस टाइम के थे। ठीक है, तो इस टाइम पर लाइफ कैसी थी लोगों की, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है कि बहुत सारे लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में एंगेज थे, लोग एग्रीकल्चर करते थे। और जो सिटीज़ लाइक जैसे पाटलिपुत्रा हमने पढ़ी, मगध की कैपिटल थी, नंदा डायनेस्टी की कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, फिर उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी की कैपिटल बनी। तो ये जो कैपिटल्स थी, जो सिटीज़ थी, ये सेंटर्स थे गवर्नेंस एंड ट्रेड के। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ब्लैक स्मिथ्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स, ज्वेलर्स और बहुत सारे आर्टिजन्स इन सिटीज़ में काम करते थे, रहते थे। ठीक है, तो सिटीज़ जो हुआ करती थी बिल्कुल प्लान्ड हुआ करती थी, और जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी उन पे साइन बोर्ड्स हुआ करते थे, और कोरियर्स हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते थे। और जो घर बने होते थे लोगों के, लकड़ियों के घर होते थे, और उसमें से कुछ घर 2 स्टोरी ऊंचे भी हुआ करते थे। और हर स्ट्रीट में वेसल्स रखी हुआ करती थी। ठीक है, रेगुलर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद टू डील विद द फायर्स, क्योंकि लकड़ियों के घर थे लोगों के। ठीक है, और जो लोग थे उनका पहनावा कैसा था, लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉटन के लोग गारमेंट्स पहनते थे उस टाइम पर। और कुछ जो लोग थे वो डेकोरेटिव लेदर शूज़ पहनते थे जिनका सोल बहुत मोटा हुआ करता था ताकि वो लोग ऊंचे दिखें। और ट्रेड, क्राफ्ट और एग्रीकल्चर था वो सोसाइटी की प्रॉस्पेरस में कंट्रीब्यूशन करता था। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपकी बुक में ये दिया हुआ। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने बुक में से उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एम्पायर के क्या विशेषताएं हैं और एम्पायर किंगडम से कैसे अलग है, इसे एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्पायर की क्या क्या विशेषताएं। तो ये भी आपकी बुक में दे रखा है, फीचर्स ऑफ एन एम्पायर, तो मैं ये सब वहीं से लिए। ठीक है, तो सबसे पहला एम्पायर का क्या फीचर होता है, एम्पायर के पास बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है, ताकि जो उसकी ट्रिब्यूटरी स्टेट्स होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल कर सके और अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर सके और बाहरी एग्रेशन से एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये काम है आर्मी का। दूसरा काम है एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन कैसे करेगा, कुछ ऑफिशियल्स के साथ। ठीक है, जो कि टेरिटरीज को मैनेज करेंगे, टैक्स को कलेक्ट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। ये दूसरा पॉइंट आ गया, दूसरा फीचर आ गया एम्पायर का। थर्ड फीचर है कि एम्पायर क्या करता है, लॉज बनाता है, करेंसीज इशू करता है। जैसे हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोका ने कुछ पंचबाड़ कॉइन्स इशू किए हुए थे। वेट्स और मेजर्स इशू करता है और ट्रेड को रेगुलेट करता है। ठीक है,
उसके बाद अगला फीचर है एम्पायर का कि वो कंट्रोल और रेगुलेट करता है रिसोर्सिस के एक्सेस को। अब रिसोर्सिस कौन कौन से हैं? माइंस हैं, जैसे आयरन ओर हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्सिस हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिसोर्सिस हैं, और मैन पावर, जो लोग काम करते हैं या फिर जो लोग रहते हैं किसी एक राज्य में, उसे हम कहते हैं मैन पावर, ठीक है। उसके बाद अगला फीचर है आर्ट को एनकरेज करना, लिटरेचर को, रिलीजन को, स्कूल्स ऑफ थॉट को, सेंटर्स ऑफ लर्निंग को एनकरेज करना। ये भी एक अंपायर का काम होता है, ठीक है। उसके बाद एम्पायर क्या करता है? कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि रोड्स, रिवर्स और सी नेविगेशन को, और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे लो, ट्रेड एंड पीपल्स वेलफेयर, इन सब को मेंटेन करता है एक एम्पायर। ये तो थे फीचर्स ऑफ एम्पायर। अब हम देखेंगे कि एक एम्पायर यानी कि एक साम्राज्य एक किंगडम से यानी कि एक राज्य से किस तरीके से अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बाइफरकेट कर दिया हुआ किंगडम और एम्पायर। तो सबसे पहले एक किंगडम को रूल करता है किंग, ठीक है, एक राज्य को रूल करता है राजा, जबकि एक एम्पायर को रूल करता है एम्परर, जिसे हम महाराजा भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किंगडम होता है छोटी सी टेरिटरी को कवर करता है, ठीक है, छोटी छोटी टेरिटरीज होती हैं उसके अंडर, लेकिन एम्पायर के अंडर बहुत बड़ी टेरिटरी होती है, बहुत सारे किंगडम्स, बहुत सारी छोटे छोटे राज्य एम्पायर के अंडर आते हैं, ठीक है। और किंगडम में जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है राजा का अपने रीजन के ऊपर, ठीक है, सिर्फ अपने रीजन के ऊपर ही एक किंगडम का राजा कंट्रोल करता है। लेकिन वहीं एम्पायर का राजा बहुत सारी ट्रिब्यूटरी स्टेट्स और बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स ऑफ अदर किंगडम्स, उन पे कंट्रोल करता है एक एम्पायर, एक एम्परर। अब किंगडम के पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है और पॉपुलेशन भी कम है, क्योंकि उसका क्षेत्र छोटा है, जबकि एक एम्पायर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि बहुत सारा एरिया उसके अंडर होता है, बहुत सारी वेल्थ होती है उसके पास, और बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एक एम्पायर के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिससे जो किंगडम्स थे वो एम्पायर्स में बदले। तो ये पॉइंट्स वही हैं जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर आपको कराया, अभी दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, सेम आंसर है दोनों का, ठीक है। चलते हैं आगे। 7th क्वेश्चन कह रहा है, ये सारे अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि अलेक्जेंडर इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वाई डू यू थिंक सो? कि अलेक्जेंडर जो है उसको एक बहुत महत्वपूर्ण राजा के तौर पे कंसीडर किया जाता है, दुनिया का एक बहुत बड़ा राजा था। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये बुक से ही मैंने आंसर लिया हुआ इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलेक्जेंडर की बात करते हैं। तो ये यंग और पावरफुल ग्रीक किंग था मैसिडोनिया का, ये एक राजा का बेटा था, ठीक है, अलेक्जेंडर। इसका जो फादर था वो भी मैसिडोनिया का राजा था, उसके बाद अलेक्जेंडर राजा बना मैसिडोनिया का। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया? सबसे पहले तो इसने पर्शियन एम्पायर को कॉन्कर किया, जो कि लगातार ग्रीस पे हमले कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले इसने इसको कॉन्कर किया, और इसका जो एम्पायर था अलेक्जेंडर का, ये 3 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड था। कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड था? यूरोप, अफ्रीका और एशिया। उसके बाद ये इतना बड़ा बन गया कि दुनिया में एक बहुत बड़ा इसका राज्य फैल गया। जब 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हो तो ऑब्वियसली दुनिया में सबसे बड़ा ही होगा इसका राज्य। अब अलेक्जेंडर क्या चाहता था कि ये पूरी दुनिया पे रूल करना चाहता था, ये चाहता था मैं पूरी दुनिया जीतूं। तो इसलिए इसने क्या किया? इसने सोचा मैं एंड ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचूंगा, जहां दुनिया खत्म होती है वहां तक मैं जाऊंगा। तो इसने क्या किया? खुद को पुश किया ईस्ट। अब यहां पर ईस्ट लिखा है, क्यों ईस्ट लिखा है? क्योंकि अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें, ठीक है, सपोज ये हमारा वर्ल्ड है, तो यहाँ पर है इक्वेटर, तो यहाँ पर है हमारा इंडिया सपोज, ठीक है। तो इंडिया के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर सेंट्रल एशिया, और यहाँ पर है यूरोप, यूरोप के नीचे है अफ्रीका। तो ये चला था यूरोप से, यहाँ से चला था, तो यूरोप से ईस्ट की तरफ गया, यानी कि इस तरफ गया। ये ईस्ट इस तरफ है, ठीक है, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। तो अलेक्जेंडर ने खुद को ईस्ट की तरफ पुश किया, क्योंकि यूरोप तो ये कॉन्कर कर ही चुका था, तो ये ईस्ट की तरफ गया, थ्रू लैंड रूट गया, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ ये पहुंचा इंडिया के पास। तो इंडिया तक इसने आकर क्या किया? पोरस को हराया, जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में राजा था, ठीक है। इसको हराया इसने। इसको हराने के बाद इसने इसको बाद में पूछा कि तुम्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाए। उसने कहा मुझे राजा की तरह ट्रीट किया जाए, और इसने उसको अपना सत्रप बना लिया, ठीक है, कि उसको कहा कि आप ही अपने राज्य को रूल करो, बट मुझे आप ट्रिब्यूट्स देते रहो, ठीक है। और ये सब होने के बाद क्या हुआ कि ग्रीक का जो इन्फ्लुएंस था उनके कल्चर का, वो स्प्रेड हुआ, ठीक है। अफ्रीका में स्प्रेड हुआ, एशिया में स्प्रेड हुआ, यूरोप में स्प्रेड हुआ ग्रीक कल्चर विद द एक्सपेंडिंग टेरिटरीज ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री
मौर्यंस जो थे ये इनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। अपने रीजंस बताइए क्यों थे मौर्यंस इंपॉर्टेंट अर्ली हिस्ट्री में, ठीक है। तो देखते हैं एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट कैसे हुई। तो मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हुई चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था धनानंदा, जो कि काफ़ी अनपॉपुलर हो चुका था, उसको उसने हरा दिया, भगा दिया मगध से विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य यानी कि चाणक्य, और मगध का राजा बन गया। और मगध में उसने मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की, जो कि इंडिया में फर्स्ट एम्पायर था जिसने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कैप्चर कर रखा था। उसके बाद मौर्य ने क्या किया, जब नॉर्थ ईस्ट मौर्य बढ़ा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसने जो ग्रीक सत्रप्स जो अलेक्जेंडर वहाँ पर छोड़ गया था नॉर्थ ईस्ट में, उसको हराया इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और उसके बाद इसने उनको हराकर उनकी जो टेरिटरीज थी अपने एम्पायर के अंडर उसने इनकॉर्पोरेट कर ली। और इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन से लेकर दक्कन प्लेट्यू तक कुछ सदर्न स्टेट्स को छोड़ के मौर्यन एम्पायर का एक्सटेंट था, ठीक है। उसके बाद है मौर्यंस ने जो है दे आर क्रेडिटेड विद मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस अचीवमेंट्स, ठीक है। तो जो कि जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो बाद राजा आए थे जैसे अशोका था, ठीक है, उसके टाइम पे ये सब हुआ था। अब है फोर्थ पॉइंट की एक और ग्रेट लीडर था, मौर्यन किंग था जिसका नाम था अशोका। उसने क्या किया, वायलेंस को छोड़ दिया और उसने पीस और नॉन वायलेंस का पाथ अडॉप्ट किया, जो कि बुद्धा की टीचिंग थी, ठीक है। तो ये सब इसने किया था आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, जिसमें कलिंगा में डिस्ट्रक्शंस देखकर इसका जो था मन बदल गया और इसने वायलेंस को छोड़ दिया और बुद्धा के रास्ते पे चला। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। अब अशोका ने क्या किया, बहुत सारे एमिसरीज भेजे श्रीलंका में। एमिसरीज हमने चैप्टर में पढ़ा था, क्या था, दीज आर द डिप्लोमेट्स सेंट बाय द किंग, ठीक है, जो राजा का संदेश दुनिया भर में पहुंचाते हैं वो होते हैं एमिसरीज। तो इसने भेजे थे अशोका ने, श्रीलंका भेजे, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया और उसके बाहर भी अपने एमिसरीज भेजे। क्यों भेजे भाई, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धा। तो इन पॉइंट्स के अलावा जो मौर्यन किंगडम था इन्होंने और भी बड़े काम किए, जैसे इन्होंने स्ट्रीट्स बनवाई थी, इन्होंने कॉइन्स भी इशू किए थे मौर्यास ने, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने आर्ट एंड जो इनका था क्राफ्ट, उसमें भी काफ़ी इनका योगदान रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट वाज सम ऑफ कौटिल्यास की आइडियाज। कौटिल्य के कुछ की आइडिया कौन से थे, कह रहा है कि उन की आइडिया में से आज आप कौन सा आइडिया ऑब्जर्व करते हो जो हमारे आसपास यहाँ दुनिया में आज भी वो आइडिया फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौटिल्य के की आइडियाज़ कौन से थे, ठीक है। तो कौटिल्य ने सप्तअंका से लिखी थी, जिसमें इसने 7 कुछ ऐसे रूल बताए थे, इसने लेआउट किए थे कुछ प्रिंसिपल्स जिसके ज़रिए एक किंगडम जो है वो मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य के मुताबिक एक सेटल्ड और वेल प्रोटेक्टेड और प्रॉस्पेरस किंगडम जो है वो किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, या तो वॉरफेयर के थ्रू, जंगों के थ्रू, या फिर अलाइंसेस के थ्रू, शांति के थ्रू, और या फिर दोनों में से किसी भी तरीके को आप अपना सकते हैं, ठीक है। ये था पहला इसका आइडिया। दूसरा इसका आइडिया था कि इसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया लॉ एंड ऑर्डर को सोसाइटी में, जो ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में है तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब अच्छा है, अगर लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। थर्ड इसका जो की आइडिया था कौटिल्य का, वो था कि ही ऑल्सो डिटेल्ड मैनी लॉज टू डील विद करप्शन। करप्शन से डील करने के लिए बहुत सारे लॉज दिए थे कौटिल्य ने, और कुछ स्पेसिफाइड पनिशमेंट्स भी कौटिल्य ने बताई थी वैसी एक्टिविटीज़ के लिए जो लोगों की वेल बीइंग के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ की आइडियाज़ थे कौटिल्य के, मैंने बुक में से लिए हैं। अब कुछ एक ऐसा आइडिया हमको बताना जो आज भी दुनिया में फॉलो किया जाता है। तो ऐसे तो बड़े सारे आइडियाज़ हैं, तो मैंने आंसर छोटा लिखने के लिए तो मैंने इसमें डाला है कि इज़ अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। अब कोर्ट्स में क्या होता है कि लोगों को पनिशमेंट दी जाती है अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो देश और लोगों के वेलबींग के अगेंस्ट है, तो कोर्ट्स वैसे लोगों को पनिश करता है, ठीक है। तो सिर्फ पनिशमेंट देना ही काम नहीं है कोर्ट का काम है जस्टिस डिलीवर करना भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अशोका के बारे में और उसके एम्पायर के बारे में कुछ अनयूजुअल चीज़ें कौन सी थी। तो हमने अपने आंसर को लिखना है 250 वर्ड्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है पहली लाइन को ही, ठीक है, कि अशोका के और उसके एम्पायर की जो अनयूजुअल थिंग्स थी मैंने पॉइंट्स में लिखा है। तो ये ऑलमोस्ट ये जो मैंने 6 या 7 पॉइंट लिखे हैं तो ये 250 वर्ड्स में बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अशोका क्या था, एम्बिशियस था बहुत स्टार्टिंग में, जब उसका रेन स्टार्ट हुआ एम्बिशियस था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ता था ये, एम्पायर को उसने एक्सपेंड कर रखा था अप टू अफगानिस्तान तक, ठीक है।
तो उसके बाद में क्या हुआ, इसने बाद में इसने अडॉप्ट कर दिया पीथ और नॉन वायलेंस का पाथ जो था कि बुद्धा ने टीच किया होता। क्यों? क्योंकि कलिंगा की बैटल हुई थी जिसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो वो डिस्ट्रक्शन को देखकर इसने पाथ ऑफ वायलेंस छोड़ दिया। उसके बाद अनयूजुअल थिंग क्या थी अशोका के बारे में या इसके अंपायर के बारे में, ये था कि अशोका ने अपने अंपायर के काफ़ी ज़्यादा हिस्सों में इसने कुछ रॉक पिलर्स और कुछ पिलर्स पे और रॉक्स पे इसने एनग्रेविंग्स करा रखी थी, ठीक है। और वो एनग्रेविंग्स क्या करा रखी थी, उस पर इसका मैसेज था अशोका का। क्या मैसेज था? कि लोगों को एनकरेज किया जाए धर्मा का पाथ फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो ये भी अनयूजुअल थिंग थी। अब एक और अनयूजुअल थिंग थी कि अपने इस रॉक एडिक्ट्स में या फिर पिलर एडिक्ट्स में इसने एडमिट किया अशोका ने कि कलिंगा की लड़ाई बहुत डिस्ट्रक्टिव थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। इसने एडमिट किया था इस बात को, ये भी अनयूजुअल था, नहीं तो किंग एडमिट करता नहीं है। उसके बाद इसने सपोर्ट किया वेलबींग, किसकी वेलबींग सपोर्ट की? सदर्न किंगडम्स की, जो कि इसके राज्य का पार्ट नहीं थे। वहाँ के लोगों के बारे में भी अशोका ने सोचा। अब अशोका ने यह भी क्लेम किया कि ये मेडिकल केयर प्रोवाइड कर रहा है लोगों को और एनिमल्स को अपने अंपायर के बियॉन्ड भी, ठीक है। ये भी एक अनयूजुअल थिंग था, जबकि कोई राजा ऐसा नहीं करेगा कि अपने किंगडम के बाहर भी लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे, उनकी मेडिकल केयर के बारे में सोचे। तो अशोका ने हंटिंग को प्रोहिबिट करवाया और जो एनिमल के प्रति क्रुएल्टी हुआ करती थी, जानवरों को मारा जाता था, सेक्रीफाइस किया जाता था, उसको भी इसने प्रोहिबिट करवाया। और इसने ऑर्डर किया कि मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए जब भी नेसेसरी हो, ठीक है। ये भी अनयूजुअल थिंग थी। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि इसने रेस्ट हाउसेस एस्टैब्लिश करवाए थे, वेल्स एस्टैब्लिश करवाए थे इसने अपने एम्पायर की जो रोड्स थी उसके साइड में, और बहुत ज़्यादा फलदार और छायादार पेड़ भी इसने लगवाए थे। तो ये कुछ अनयूजुअल थिंग्स थी अशोका के बारे में, उसके अंपायर के बारे में। ये सारे पॉइंट्स भी मैंने बुक में से ढूंढ के लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर रीडिंग द अबव एडिक्ट ऑफ अशोका। एडिक्ट मैंने यहाँ पर नहीं दिया, एडिक्ट आपको मैं एक बार पढ़ा देता हूँ कि वो क्या था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का एडिक्ट। तो ये एडिक्ट कह रहा है कि तज स्पीक्स द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स द किंग पियादासी माई ऑफिसर्स ऑफ धम्मा। ये इतना बड़ा एडिक्ट है। अब ये कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग द अबव एडिक्ट ऑफ अशोका, तो आप क्या समझते हैं कि अशोका जो था वो रिलीजियस टॉलरेंट था, और जो स्कूल्स ऑफ थॉट थे अलग अलग, जैसे जैनिज्म था, उसके अलावा अजीबी का सेक्ट था, क्या वो टॉलरेंट था उनके प्रति? तो ये हमें बताना है इस एडिक्ट को पढ़ के। तो एडिक्ट की यहाँ पर मैंने समरी दे रखी है, ठीक है। तो देखते हैं समरी क्या है। तो एडिक्ट में लिखा है कि एम्परर अशोका ने ये एक्सप्लेन किया है कि इसने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, जो कि धम्मा के ऑफिसर्स थे और जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते थे, ठीक है। अब ये ऑफिसर्स थे, ये लोगों के इंटरेस्ट के लिए, और जो अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती थी इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट, ब्राह्मण्स, अजीविकास, जैन्स और जो दूसरे सेक्ट्स उस टाइम पर थे, उनके इंटरेस्ट के लिए ये जो धम्मा कम्युनिटी थी ये काम करती थी, ठीक है। अब इनकी ड्यूटी क्या होती थी? इन ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी कि लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना, भाईचारा बनाए रखना अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, और ये इंश्योर करना कि जो हर फेथ के लोग हैं उनको फेयरली ट्रीट किया जाए, ठीक है। अब द पैसेज हाईलाइट्स अशोकास पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अब हाँ, वाकई अगर हम इस जो एडिट है की समरी देखें तो उससे ये पता चलता है कि अशोका की जो पॉलिसी थी वो रिलीजियस टॉलरेंस थी, ठीक है। डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता था, और इसका जो कंसर्न था कि जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो उसकी प्रजा है उसके वेल बीइंग के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न इसके पास था, अशोका के पास, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी वो वाइडली यूज़ की जाती थी एंशियंट इंडिया में, जैसे हमने देखा जो अशोका के एडिक्ट्स थे या रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स जो थे उस पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी उसका इस्तेमाल किया गया था एनग्रेविंग्स के लिए। अब कह रहे हैं कि ट्राई टू लर्न मोर अबाउट दिस स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट के बारे में और जानिए, ठीक है। अपने टीचर की हेल्प लीजिए जहां आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके बारे में रिसर्च करके थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है। तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो है ये ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया है, ठीक है। एंशियंट इंडिया के टाइम पे लिखी जाती थी, अब तो खैर ये नहीं लिखी जाती है। तो कह रहा है कि इट वाज यूज फ्रॉम अराउंड 3rd सेंचुरी BCE, जब मौर्यन किंगडम था उसके अराउंड इसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया गया था, ठीक है। क्योंकि ये लोग प्राकृत लैंग्वेज बोला करते थे, जो कि लैंग्वेज ज़्यादा कॉमन पीपल हुआ करती थी, और प्राकृत लैंग्वेज लिखी जाती थी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में, ठीक है।
तो जो इंस्क्रिप्शंस थे अशोका के वो इसी में लिखे गए थे, और बहुत सारी जो मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं ये डेवलप हुई हैं ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, ये लिखी जाती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जैसे हम हिंदी लिखते हैं, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऐसे लिखते हैं। इंग्लिश भी हमारी इस तरीके से लिखी जाती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट भी ऐसी ही लिखी जाती है, ठीक है। अब यूज टू राइट सेवरल एंशियंट इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग प्राकृत एंड संस्कृत। अब ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल संस्कृत और प्राकृत लिखने में भी किया जाता है। अब इसमें वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं, इसमें भी हैं। अब ये सिंपल है और सिस्टमैटिक इन स्ट्रक्चर है, सिंपल है और सिस्टमैटिक है। अब ये कहाँ पर मिली है? रॉक्स में मिली है, पिलर्स पे मिली है, गुफाओं के अंदर, कॉइन्स में, और जो पॉटरी हमें मिली है उनमें भी ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट देखने को मिली है, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट की? तो इस स्क्रिप्ट की वजह से क्या हुआ, जो मैसेज था अशोका का, धर्मा का, ठीक है, वो मैसेज पूरे एम्पायर में फैलाने में स्क्रिप्ट ने हेल्प की। यहाँ पर लिखा यूज्ड बाय द अशोका एम्परर, ठीक है। अब ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि एंशियंट इंडिया में तब यही स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तब संस्कृत को इतना प्रमोट नहीं किया गया था। उसके बाद ये जो स्क्रिप्ट बनी है ये एंसिस्टर बनी है मॉडर्न स्क्रिप्ट्स की। मॉडर्न स्क्रिप्ट कौन सी? देवनागरी, जो हम हिंदी लिखते हैं उसे देवनागरी कहते हैं, जो बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम स्क्रिप्ट का एंसिस्टर है, ठीक है। यानी कि ये सारी स्क्रिप्ट्स कहाँ से निकली हैं? ये निकली हैं ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से। जैसे हम कहते हैं संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, वैसे ही ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को बोला गया है मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स, और जो चैप्टर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर्स हमें दे रखे होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं द बिग क्वेश्चंस। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।